हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, एक एक करके सब पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। और आपको पता होगा कि पिछले संडे को हम लोगों ने मैराथन वीडियो लेकर आया था मैं। और इस साल का यानी जनवरी से लेकर नवंबर तक का पूरा क्वेश्चंस इसमें थे। तो अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा ज़रूर, और उसका PDF मेंबरशिप के ज़रिए शार्प लर्निंग ऐप पर भी मिल जाएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया गया और मौत की सज़ा सुनाई गई जो भारत में निर्वासित रह रही हैं? आंसर क्या होगा? आंसर इसका बांग्लादेश। ठीक है, सबको पता होगा, ये खबर तो पहुंच ही गई होगी, लेकिन इसके पीछे का क्या है मामला ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। ओके, तो बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण है, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है। ठीक है, उसी ने 17 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री यानी बांग्लादेश की शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध और उसकी का दोषी ठहराया और मौत की सज़ा दी है। और ख़ास बात है कि इस खबर के मुताबिक, आगे जो खबर आपने देखी, हाँ, इस खबर के मुताबिक इस ट्रिब्यूनल की स्थापना उन्होंने खुद 2009 में की थी। और बताया जाता है कि उन्होंने यानी शेख हसीना ने अपने राजनीतिक दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इसको स्थापित किया था। तो भ्रष्टाचार के आरोपों, सरकारी नौकरियों में बेहद अलोकप्रिय कोटा प्रणाली, उसको लेकर वहाँ पर महीनों से प्रदर्शन चल रहे थे, और जिसका नतीजा जुलाई 2024 में हुआ था, पिछले साल, जब बांग्लादेश में शेख हसीना की 15 साल की जो सरकार है उसका समापन हो गया था और उनको भारत आना पड़ा था, और तब से निर्वासित रह रही हैं भारत में। और ये जो मुकदमा चला बांग्लादेश में उनके खिलाफ, वो उनकी गैर मौजूदगी में चलाया गया है, और इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसको राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया जा रहा है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के तहत ये जो है ना वो कार्रवाई की गई है। क्या थे आरोप शेख हसीना पर? शेख हसीना पर वहाँ तो बांग्लादेश में खुद बहुत सारे आरोप लगे थे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायोग कार्यालय जो है ना, उसने फरवरी 2025 में एक रिपोर्ट जारी की थी और कहा था कि पिछले साल यानी 2024 में बांग्लादेश में जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, 46 डेज़ की अवधि में 1400 से अधिक लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हुए थे। और उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि यह मानने के लिए उचित आधार है कि पूर्व सरकार के अधिकारियों, उसके सुरक्षा और खुफिया तंत्र ने जो हिंसक तत्व है उसके साथ मिलकर गंभीर और व्यवस्थित रूप से मानवाधिकार का उल्लंघन किया था। तो जब शेख हसीना सत्ता से बेदखल हुई, भारत निर्वासित हुई, उनको आना पड़ा, उसके बाद से वहाँ पर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार है। ठीक है, तो मोहम्मद यूनुस जो है ना वो प्रधानमंत्री नहीं है, वहाँ के मुख्य सलाहकार हैं और प्रधानमंत्री के पावर में ही वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो किन मामलों में ये जो सज़ा है वो सुनाई गई है? तो उनकी अनुपस्थिति में ये 5 तरह के आरोप लगाए गए उन पर। एक तो भड़काऊ भाषण देना, प्रदर्शनकारियों को दबाने और उसको ख़त्म करने के लिए घातक हथियारों का इस्तेमाल का आदेश देना, रंगपुर में बेगम रोकेया विश्वविद्यालय के छात्र अबू सईद की गोली मारकर हत्या करवाना, ढाका के चंखरपुर क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों को गोली मार के हत्या करवाना, और भी कई सारे हैं। ठीक है, तो खासतौर पर चंखलपुर में जो 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर जो हत्या हुई थी, उसी के मामले में इनको यानी शेख हसीना को मृत्यु दंड दिया गया है। ठीक है, आदेश सुनाया गया है। वो भारत रह रही हैं, इसलिए ये एक्चुअल में मृत्युदंड उनको मिलना मुश्किल है। अब सवाल यहाँ पर होगा कि शेख हसीना ने इस पर क्या कहा है? तो उसने अपने ऊपर लगे हुए उन्होंने सारे आरोपों का से इनकार किया है, और इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया उन्होंने ख़ास तौर पे, और उन्होंने कहा शेख हसीना के ने कि बांग्लादेश में जो मौजूदा सत्ताधारी सरकार है उसको विरोध प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार मतलब वही है, उसी ने करवाया था, पूरी साजिश रची थी जिसकी वजह से इनको बांग्लादेश छोड़ के आना पड़ा था। और इन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन के शुरुआती दिनों में इनकी सरकार यानी शेख हसीना की सरकार, उसने छात्रों को स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से प्रदर्शन करने की अनुमति दी थी, लेकिन बहुत सारे कट्टरपंथी तत्व उसमें शामिल हो गए थे और उसने भीड़ को हिंसा के लिए
उकसाया और यहाँ तक कहा इन्होंने कि विदेशी भाड़े के सैनिक उनको भी लाया गया था और फिर ये प्रदर्शन बहुत बड़ा हो गया था। तो अब क्या होगा शेख हसीना के लिए, अब क्या बदल गया? देखिए, ये फैसला महत्वपूर्ण है और इसका हालांकि तुरंत बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पिछले साल से दिल्ली के एक अज्ञात स्थान पर वो रह रही हैं और तब तक वो भारत में रहेंगे जब तक कि भारत सरकार जो है ना वो ढाका के प्रत्यर्पण अनुरोध को स्वीकार नहीं कर ले, और निकट भविष्य में ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि शेख हसीना जो है वो भारत की सदाबहार सहयोगी थी। उनके नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश के बीच में आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय जो आदान प्रदान है वो बहुत तेज़ी से फला फूला था। उससे पहले जो खालिदा जिया थी उनका भारत विरोधी रुख रहा था, लेकिन शेख हसीना जब थी तो भारत की सुरक्षा के जो हित है उसके प्रति भी प्रतिबद्ध थी। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। अब सवाल यहाँ पर होगा कि इस पूरे मसले पर भारत ने क्या कहा है। विदेश मंत्रालय ने 17 नवंबर को ये कहा कि उन्होंने ढाका में जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण है यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है उसके द्वारा जो दिए गए फैसले हैं उसका नोटिस लिया है और कहा कि भारत बांग्लादेश में सभी जो हितकारी हैं उनके साथ रचनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे। अब सवाल ये होगा, ये देख रहे हैं आप कि क्या प्रत्यर्पण किया जा सकता है क्या? क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रत्यर्पण की संधि है। बड़ा सवाल लोगों के मन में यही है। देखिए, जो प्रत्यर्पण संधि है उसका अनुच्छेद 8 में ये है कि प्रत्यर्पण अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है। उसमें कई चीज़ें बताई गई हैं। ऐसे मामले जिसमें आरोप जो है न्याय के हित में सद्भावनापूर्वक नहीं लगाया गया हो, सैन्य अपराधों के मामले में जो सामान्य आपराधिक कानून के तहत अपराध नहीं हैं ऐसे। तो इस संधि में ना, इस ट्रीटी में भारत के पास इनकार करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। और चूंकि अभी बांग्लादेश में कोई औपचारिक सरकार तो है नहीं, कोई चुनी हुई सरकार है नहीं। अगले साल बांग्लादेश में चुनाव होना है, उसके बाद फिर देखा जाएगा। अभी तक तो झुकने की संभावना बिल्कुल ही नहीं नज़र आ रही है। इन खबरों से यही लगता है। क्लियर हो गई बात? तो बांग्लादेश, वहाँ की राजधानी क्या है? ढाका है। वहाँ के राष्ट्रपति है मोहम्मद शाहबुद्दीन और मुख्य सलाहकार जो कि प्रधानमंत्री की हैसियत से वहाँ काम कर रहे हैं उनका नाम है मोहम्मद यूनुस। ठीक है, तो ये जो अपडेट था बहुत महत्वपूर्ण था। जो मुख्य पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं महत्वपूर्ण। भारत के किन समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा नवंबर 2025 में मिला, जिससे कुल संख्या इसकी हो गई है 13? आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब आप कहेंगे कि क्या पहली बार इन सबको मिला है? नहीं, ये जो ब्लू टैग है ना ये हर साल लेना पड़ता है। ठीक है, तो इनमें से कई सारे हैं 5-5 बार 6-6 बार उनने अभी तक लिया हुआ है। तो टोटल संख्या जो है ना वो 13 है। ठीक है, ब्लू टैग वाले जो बीचेज हैं यानी समुद्री तट हैं उन सब की। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप, तो पूरी लिस्ट भी मैंने दिखा देना चाहता हूँ। ये टोटल के 13 के 13 ये ब्लू टैग वाले बीच हैं। अब सवाल होगा यहाँ पर कि ब्लू टैग होता क्या है और ब्लू टैग की ज़रूरत क्या है आखिर? देखिए, ये एक इंटरनेशनल इको लेबल है जो कि फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी FEE जो डेनमार्क का है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, इन सब की लिस्ट मैंने PDF में दे दिया है। PDF जो है ना वो आपको शार्प लर्निंग ऐप पर फ्री में मिल जाएगा। ओके, तो ये जो है ना ब्लू फ्लैग ये प्रमाण पत्र मिलता है और जो संस्थान है FEE जो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क की है वो बिल्कुल बारीकी से पड़ताल करती है, देखती है और उसके लिए 13 जो है ना स्टैंडर्ड तय किए हुए हैं। ठीक है, और उनमें जो है ना कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि वो पूरा होना चाहिए। इनमें पानी की गुणवत्ता कैसी है, वहाँ पर जो कचरे है उसका निपटारण कैसा हो रहा है, वहाँ प्राथमिक चिकित्सा के उपकरण कैसे हैं, पालतू जानवरों उनका प्रतिबंध है, कई सारे इस तरह के स्टैंडर्ड हैं। और अगर कोई तट उन स्टैंडर्ड को पालन कर लेता है तो उसको ब्लू फ्लैग बीच का दर्जा मिल जाता है।
ठीक है। और भारत में 2017 से ये शुरू किया गया था कि ब्लू फ्लैग जो है ना वो दर्जा मिले। अब इसका फ़ायदा क्या है, मतलब क्या मतलब है, ब्लू फ्लैग लेके हम करेंगे क्या? इसका अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बहुत मैसेज आता है। क्या मैसेज आता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इन बीच पे जो पर्यटक आते हैं ना, वो सब इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि ब्लू फ्लैग है कि नहीं उस बीच पर, वहाँ जाएं तो ऐसी तो नहीं है गंदगी मिलेगी, वहाँ जानवर मिलेंगे जो उनको नुकसान हो सकता है। तो ब्लू फ्लैग है मतलब कि ये सब कुछ ठीक है, यहाँ पर हम जा सकते हैं, तो पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, ठीक है, इसके ज़रिए में। तो 13 ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट भारत में है और अगले 5 साल में देश में ऐसे 100 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। सरकार इसकी कोशिश कर रही है कि ब्लू फ्लैग जो है ना वो मिल जाए और ज़्यादा तटों को, ताकि भारत में पर्यटन और ज़्यादा हो, विदेश से जो पर्यटक आने वाले हैं वो और ज़्यादा आए भारत में। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ गए आप? इस रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पर्यावरण, इकोलॉजी, इन सब से रिलेटेड प्रश्न अब ज़्यादा आने लगे हैं एग्जामिनेशंस में, इसलिए मैं इसको ढंग से समझाता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024। देखिए ये जो पुरस्कार है ना 2024 के लिए है, लेकिन ये अभी नवंबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है, ठीक है, नवंबर 2025 में। तो इसमें सवाल ये है कि सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट स्टेट की श्रेणी में पुरस्कार किसको मिला, प्रथम पुरस्कार? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र होगा इसका आंसर सही। गुजरात दूसरे स्थान पर है और हरियाणा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और न्यूज़ भी देख रहे हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्होंने ये जो है ना अवार्ड जो है ना वो दिए हैं, ठीक है। तो एक तो स्टेट का हो गया, कौन सा हो गया? महाराष्ट्र हो गया जो पहला स्थान है, गुजरात दूसरे स्थान पर और हरियाणा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा भी कई सारे कैटेगरी हैं, उन सब में ये अवार्ड जो है ना वो दिया गया है, ठीक है। बेस्ट जिले का भी अवार्ड दिया गया, जैसे हम देखें पूर्वी क्षेत्र में जो जिला है राजनांदगांव गांव, ये छत्तीसगढ़ में है, इसे मिला है बेस्ट पहला पुरस्कार, ठीक है। दूसरी अगर आगे बढ़ेंगे हम पश्चिम क्षेत्र में, तो उसका पहला पुरस्कार खरगोन को मिला है, खरगोन जिले को, मध्य प्रदेश का है। उत्तरी, ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया, ठीक है, खरगोन। उत्तरी क्षेत्र में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का, उसको मिला। दक्षिणी क्षेत्र में तिरुनेलवेली तमिलनाडु और उत्तर पूर्व क्षेत्र में सिपाही जाला त्रिपुरा का जिला है, उसको ये अवार्ड जो है ना वो दिए गए हैं। कौन सा अवार्ड है? तो ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार है। स्टेट को अलग मिलता है और फिर जिलों को अलग मिलता है, इसके अलावा और भी श्रेणी में अलग अलग दिए जाते हैं अवार्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टेट की श्रेणी में महाराष्ट्र नंबर 1 है, गुजरात दूसरे स्थान पर है, हरियाणा तीसरा स्थान पर है, ठीक है। और जिले की श्रेणी में ये लिस्ट आपने देख लिया है, क्लियर होगी बात? तो ये है महत्वपूर्ण बात। और आपको बताऊं कि ये इतने सारे जो है ना वो श्रेणियों में अवार्ड दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ यूएलबी मतलब स्थानीय निकाय, उसमें प्रथम पुरस्कार नवी मुंबई को मिला है, महाराष्ट्र का है। द्वितीय पुरस्कार भावनगर को मिला है जो स्थानीय निकाय है उसमें गुजरात का है। तृतीय पुरस्कार संयुक्त रूप से एक तो नबांदिता औद्योगिक टाउनशिप पश्चिम बंगाल और आगरा उत्तर प्रदेश, उसको भी ये मिला है अवार्ड, ये खिताब, ठीक है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये उन लोगों और संस्थाओं या जिलों राज्यों को दिया जाता है जहाँ पर पानी बचाने और उसके सही से इस्तेमाल करने का अच्छा काम किया गया हो। और इस अवार्ड का यही मकसद है कि लोगों को पानी की अहमियत को समझाना, उनको पानी बचाने के लिए अच्छी आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशंस के लिए, तो 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है शार्प लर्निंग ऐप पर। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे, इन सब के और राज्यों के जो एग्जामिनेशन है एसएससी लेवल के, उन सब के लिए काम आता है। उसमें पिछले साल के कंटेंट मिल जाते हैं आपको करंट अफेयर्स के, इस साल का पूरा मिल जाएगा और अगले 1 साल तक अपडेट मिलता रहता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। ये पीडीएफ मिल जाएंगे, ये वीडियो मिल जाएगा और टेस्ट भी मिलेगा आपको। करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अलग अलग आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। और पीडीएफ भी खास तरह का होता है, वीडियो का लिंक होता है। जैसे आप पीडीएफ पढ़ रहे हैं, आपको
कुछ बेहतर ढंग से विजुअली समझना है तो क्लिक करेंगे PDF पर, वहाँ लिंक होगा और वो वीडियो ओपन हो जाएगा जो डिटेल में है। ठीक है, तो ये है। दूसरा है ISPCS के लिए, उसके लिए अलग लेवल का कंटेंट होता है उसमें, और साथ में एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के मदीना के पास नवंबर 2025 में टैंकर और बस के बीच में दुर्घटना में करीब 42 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। कुछ खबरों में 42 था, कुछ में 45 था, इसलिए हमने करीब लिखा है। ठीक है, करीब 42 लगभग। आंसर क्या होगा? सऊदी अरब। बड़ी ये घटना हुई है और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं। एक ही परिवार के तो 18 लोग भी हैं इसमें। ये उम्रा करने जा रहे थे यात्री, और बस जो है ना वो मदीना के पास भयानक हादसे में का शिकार हो गई। ये मक्का से मदीना के रास्ते में मुफरिहात नाम का जगह है, वहाँ पर ये दुर्घटना हुई है। तो डीजल टैंकर था, उससे टकरा गया गाड़ी बस, और उसके बाद वो तेल बाहर निकला और फिर आग लग गई और पूरी बस खाक हो गई। 42 से ज़्यादा या उसके आसपास के जो लोग हैं वो जो है ना वो इसमें मारे गए हैं। ठीक है, सऊदी अरब में हुआ है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। वहाँ के किंग कौन है? सलमान। क्राउन प्रिंस कौन है? मोहम्मद बिन सलमान है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को निर्देश दिया है कि वो सारंड वन क्षेत्र के 31,468 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करे, यानी इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करे। आंसर क्या होगा इसका? झारखंड। तो आपको याद रखना है कि सारंड वन क्षेत्र जो ना वो कहाँ पर है, तो वो है झारखंड में। तो ये आदेश 13 नवंबर को आया है झारखंड सरकार को, सारंड वन उस क्षेत्र को कि ये घोषित किया जाए, जिससे यहाँ की जो इकोलॉजी है, जैव विविधता है, उसका संरक्षण हो सके। वहाँ पर जो है ना वो लॉ अयस्क भी है, तो खनन हो रहा है, तो चूँकि क्या होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित हो जाएगा, तो जो खनन हो रहा है वहाँ पर उस पर भी संतुलन बना रहेगा, मतलब बहुत सारे नियम कानून लग जाएंगे। झारखंड सरकार वहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहती है। क्यों? क्योंकि जो खनन हो रहा है ना वो फिर उस पर लगाम लग जाएगा। लगाम मतलब कि बहुत सारे नियम कानून लागू हो जाएंगे, तो वो ना हो, इसलिए जो झारखंड सरकार बहुत लंबे समय से, दशकों से उसको सेंचुरी घोषित नहीं कर रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था और चीफ जस्टिस BR गवई उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने, बेंच ने ये कहा कि राज्य सरकार को जो ना वो अभ्यारण्य घोषित करने के अपने कर्तव्य से भागना नहीं होगा। अब ये इसके बारे में हम जाने, सारंड जो वन क्षेत्र है उसके बारे में। सारंड का मतलब होता है 700 पहाड़ियाँ। ठीक है, दुनिया के प्राचीन जंगलों में से एक माना जाता है। ये झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले का है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है ये। ठीक है, 856 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वन है, संरक्षित वन भी है, और यहाँ पर गंभीर रूप से संकटग्रस्त जो प्रजातियाँ हैं बहुत सारी, जैसे साल वन कछुआ, चौसिंगा यानी 4 सिंगों वाला हिरन, एशियाई पाम सिवेट यानी बिल्ली जैसी, जंगली हाथी, तो ये सब हैं यहाँ पर। और जो आदिवासी हैं बहुत सारे, वो उस पर निर्भर हैं। ठीक है, और वहाँ पर खनन वगैरह भी हो रहा है सारण में, तो वहाँ काफ़ी कुछ लॉ अयस्क भी निकलता है। सेल और टाटा वो जो है ना वो यहाँ पर खनन करते हैं। ठीक है, तो ये मामला गया था। अच्छा, झारखंड की बात कर रहे हैं हम लोग, मैप में ये रहा, और इसकी राजधानी क्या है? रांची है। राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार, और मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल नेचुरोपैथी डे। आंसर होगा 18 नवंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य यही है कि जो डाइट है, यानी आहार है, इसके अलावा रहन सहन, उसके जो बदलाव हो रहे हैं, बीमारियां, उन सबको रोकने के लिए दवा मुक्त व्यवस्था को इसको बढ़ाना। तो भारत में 2018 से हर साल 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, और इसी दिन महात्मा गांधी जो है ना वो मतलब इसी दिन, मतलब 2018 में नहीं, काफ़ी पहले, तो महात्मा गांधी ने
नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट का आजीवन सदस्य वो बने थे, तो उसी की वजह से ये दिवस जो है ना स्पेशली मनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने अपने एलपीजी आयात का लगभग 10% किस देश से वर्ष 2026 में प्राप्त करने का एक समझौता किया है? इसकी काफ़ी चर्चा रही है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। आंसर क्या होगा? यूएसए। और ये पहली बार हो रहा है जो हम यूएसए से इतनी बड़ी मात्रा में एलपीजी मंगाने जा रहे हैं। ऑयल वगैरह तो मंगाते हैं हम लोग, कच्चा तेल मंगाते हैं वहाँ से। तो ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि 10% अपनी ज़रूरतों का एलपीजी वहाँ से लाया जाएगा। तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। तो उन्होंने इसके बारे में अभी 17 नवंबर को ये कहा सार्वजनिक रूप से कि अमेरिका की जो खाड़ी तट है तो वहाँ से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी को आयात किया जाएगा और एक साल अपनी जो भारत की ज़रूरतें हैं उसका 10% हम आयात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यूएसए से के जो गल्फ कोस्ट है वहाँ से 2.2 मिलियन टन ये एलपीजी भारत जो है ना वो खरीदेगा एक वर्ष में, और ये टोटल भारत के कुल आयात का 10% होगा। ठीक है, और ये पहला ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है अमेरिका को कि हम अमेरिका से एलपीजी मंगा रहे हैं। आमतौर पे हम लोग जो एलपीजी मंगाते हैं वो कुछ तो भारत में होता ही है, लेकिन कुछ हम लोग खाड़ी के देश हैं ना उन सब से मंगाते हैं, जैसे यूएई हो गया, इन सब देशों से हम मंगाते हैं एलपीजी। ओके, और आपको पता होगा कि भारत जो है वो कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तीसरा। और भारत जो है ना वो कच्चे तेल पर लगभग 88% निर्भर है। और प्राकृतिक जो ये गैस है जैसे एलएनजी है, इसके अलावा एलपीजी है, इन सब का भी एक काफ़ी अच्छा खासा आयातक भी है भारत। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बातें ये रही। अच्छा, अगर हम देखेंगे ना सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है दुनिया का एलपीजी का, तो सबसे बड़ा उपभोक्ता है अमेरिका, चीन दूसरे स्थान पर है, भारत तीसरे स्थान पर है एलपीजी के उपभोक्ता के मामले में। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। 15वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ पर आयोजित हुई, जिसमें आपसी पनडुब्बी खोज, बचाव सहायता और सहायता के लिए एक समझौता किया गया है? आंसर क्या होगा? हनोई। ठीक है, हनोई में। हनोई कहाँ पर है? वियतनाम की राजधानी है। ठीक है, तो ये जो है ना वो डिसीजन हुआ है और एग्रीमेंट हो गया है, और न्यूज़ भी देख रहे हैं आप, ये पीआईबी का है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इसको जारी किया है। ठीक है, तो दोनों देश जो है ना पनडुब्बी के खोज, बचाव, इन सब में एक दूसरे को मदद करेंगे। और ये है दरअसल क्या है ना, पनडुब्बी का एक्सीडेंट वगैरह जब होता है और वो समुद्र में गहराई में चला गया, तो वहाँ से जो सैनिक हैं उनको बचाव करके निकालना और वहाँ तक जाना, ये सब जो ना एक मतलब एक अलग स्किल की बात है। और भारत के पास ये स्किल है, भारत के पास ये इक्विपमेंट है। भारत जैसे कई कुछ देश हैं लिमिटेड, उन्हीं के पास है। तो जो तमाम छोटे देश हैं ये सब जो हैं, जैसे वियतनाम भी हो गया, तो इनको अगर इनके यहाँ कोई दुर्घटना होती है पनडुब्बी की, तो हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में इनको मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि बहुत हाई स्किल की ज़रूरत पड़ती है। तो वो भारत जो है ना वो देता है। भारत जो है बहुत सारे अफ्रीकी देशों के साथ भी ऐसा एग्रीमेंट किया हुआ है कि भारत जो है ना वो मदद देता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई। वियतनाम, उसकी राजधानी क्या है? हनोई, और प्राइम मिनिस्टर है फाम मिन चिन। मुद्रा वहाँ पर चलती है डोंग। आगे बढ़ते हैं और हाँ, एक बार मैप के ज़रिए भी देख लीजिए वियतनाम को। प्यारा भारत है अपना और वियतनाम यहाँ पर है, ये काफ़ी लंबा है। ओके, इसके पड़ोस में देखेंगे तो ये चाइना हो गया, ये लाओस हो गया, इधर कंबोडिया हो गया, और इधर जो है ना ये साउथ चाइना सी हो गया आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस कब आयोजित किया जाता है? आंसर क्या होगा इसका? 18 नवंबर को ये मनाया जाता है। उद्देश्य ये कि यौन शोषण और दुर्व्यवहार को रोकना। ओके, तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2022 में इस दिवस को मंजूरी दी थी और तब से हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। किस देश में स्थित ज्वालामुखी सकुराजिमा वो विस्फोट के साथ फट गया और इसकी राख और धुआं
4400 मीटर यानी लगभग 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पहुंचा था। आंसर क्या होगा इसका? जापान। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो जापान में ये घटना हुई है। जापान के पश्चिमी द्वीप है क्यूशू, तो वहीं पर जो है ना वो ये स्थित है ये ज्वालामुखी। क्या नाम है? सकुराजिमा। एक और मैप के ज़रिए देखेंगे, ये फोटोग्राफ देख लीजिए जो विस्फोट हुआ है उसका, धुआं उठा है उसका, दिखते हैं मैप के ज़रिए। प्यारा भारत है। और अब चलते हैं जापान की ओर। जापान जो है ना वो इस तरफ है, ये रहा जापान। ठीक है, ये है जापान। और ये जो ज्वालामुखी है जिसका नाम है सकुराजिमा, ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो वो कहाँ पर है? वो ठीक इस जगह पर है, इस लोकेशन पर है, यहाँ पर है ये। ठीक है, इस लोकेशन पर ये स्थित है ज्वालामुखी, सकुराजिमा ज्वालामुखी। वही फट गया है। 16 नवंबर को फटा। विस्फोट इतना ज़्यादा था कि राख 4.5 किलोमीटर ऊपर तक ये फैल गई थी और वहाँ के आसपास के हवाई अड्डों को बंद कर देना पड़ा था। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण बात। ज्वालामुखी क्या होती है? ज्वालामुखी की बात करें तो ये पृथ्वी के जो टेक्टोनिक प्लेट है उसके नीचे जो मैग्मा है, तो वो जब बाहर आता है और निकलता है तो वही ज्वालामुखी हम कहेंगे। ठीक है, अगर अन्य शब्दों में कहें तो ज्वालामुखी जो है पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या छिद्र या वेंट कहिए, उसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा, राख, पिघली हुई चट्टानें, गैसेज, ये सब बाहर निकलती हैं। ओके, ये कमज़ोर क्षेत्र होता है, वहाँ से ये निकलती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्स। और हाँ, इसी के साथ एक सवाल पूछता हूँ, जापान की प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने बताया था, 3-4 दिन पहले बताया मैंने। नई प्राइम मिनिस्टर बनी है, लेडीज़ हैं, उनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। ठीक है, और मैराथन वीडियो यूट्यूब पर आ चुका है, ज़रूर देखिए आप। ओके, बाय।